सरहदों के पार, परछाइयों के बीच एक बहुत ही नया और कह सकते हैं खतरनाक खेल शुरू हो रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान की जो पुरानी दुश्मनी है ना, वो अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां गोलियों की आवाज से कहीं ज्यादा खामोश साजिशों का शोर सुनाई देता है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। आरोप यह है कि भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान की जमीन पर एक सीक्रेट असैसिनेशन प्रोग्राम चला रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इल्जाम है या फिर एक नई बेहद आक्रामक रणनीति की खामोश शुरुआत। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत पारंपरिक जंग के नियमों को, उसके कायदों को दोबारा लिख रहा है? चलिए आज इस धुंध के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। इस नई और आक्रामक सोच के पीछे एक दिमाग है, एक पूरा का पूरा सिद्धांत है, और इसे समझने के लिए हमें भारत के तथाकथित जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल के विचारों को, उनके सिद्धांत को समझना होगा। तो डोभाल सिद्धांत का सीधा साधा मंत्र है डिफेंसिव ऑफेंस। मतलब दुश्मन के हमले का इंतजार ही क्यों करना, दुश्मन के घर में घुसकर खतरे को जड़ से खत्म कर दो। ये डिफेंस की एक बहुत ही एग्रेसिव, एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। इस सिद्धांत की गंभीरता को ना साल 2014 में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के सिर्फ एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, आप एक मुंबई कर सकते हैं, आप बलूचिस्तान खो सकते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए एक खुली चेतावनी थी कि भाई अब नियम बदल चुके हैं। और इन गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम कौन देता है? भारत की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम और आप रॉ के नाम से जानते हैं। आइए जरा इसके इतिहास और काम करने के तरीके पर एक नजर डालते हैं। रॉ का इतिहास किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 1968 में चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई। फिर 1971 में बांग्लादेश के जन्म में इसका बहुत बड़ा हाथ था। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय भी इसी ने मुमकिन कराया। 80 के दशक में तो इसने पाकिस्तान के अंदर जवाबी कार्रवाई के लिए सीक्रेट ग्रुप्स भी बना लिए थे, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। तो ये टाइमलाइन दिखाती है कि रॉ का स्वरूप कैसे बदला और उसका प्रभाव कैसे बढ़ता गया। आज की तारीख में ना जंग का मैदान पूरी तरह बदल गया है। अब लड़ाई टैंकों और तोपों से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा युद्ध है जो दिखता तो नहीं, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होता है। इन ऑपरेशंस का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए। पाकिस्तान का आरोप है कि रॉ ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी को तबाह करने के लिए $500 मिलियन का एक स्पेशल फंड बनाया था। मतलब साफ है, लड़ाई अब सिर्फ सरहदों की नहीं, बल्कि देशों के आर्थिक भविष्य की भी है। तो आज का जो बैटल ग्राउंड है वो सिर्फ जमीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये लड़ाई है स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने की। इस हाइब्रिड वॉर के हथियार भी अलग हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में अपने हक में माहौल बनाने के लिए डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, जैसा EU डिसइंफो लैब ने उजागर किया था। फिर आते हैं जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे अलगावादी गुटों को कथित तौर पर सपोर्ट देना, और तो और प्रॉक्सी ताकतों का इस्तेमाल और प्रोपेगेंडा फैलाकर संस्थानों को ही कमजोर कर देना। लेकिन सुनिए, इस मॉडर्न न दिखने वाले युद्ध के बीच जमीन पर जो हकीकत है वो आज भी उतनी ही खूनी और क्रूर है। नियंत्रण रेखा पर ये जो बार बार सीज फायर उल्लंघन होते हैं ना, वो हमें याद दिलाते हैं कि इस छाया युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। और अब आते हैं इस छाया युद्ध के सबसे स्याह पहलू पर, इसकी इंसानी कीमत। हम उन जासूसों और एजेंटों की कहानियों पर नजर डालेंगे जो इस खतरनाक खेल में सिर्फ मोहरे बनकर रह गए। यह है रविंद्र कौशिक, कोड नेम द ब्लैक टाइगर, एक ऐसा जासूस जिसने पाकिस्तानी सेना के अंदर तक अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। उनकी जिंदगी के आखिरी 20 साल पाकिस्तानी जेल की एक अंधेरी कोठरी में गुजरे। उनकी कहानी इस दुनिया के क्रूर बलिदानों का एक बहुत ही दर्दनाक सच है। और कुलभूषण जाधव का मामला तो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। एक ही सच के दो अलग अलग वर्जन हैं। पाकिस्तान कहता है कि वो एक जासूस और आतंकवादी है, वहीं भारत कहता है कि वो एक बेगुनाह नागरिक है जिसे ईरान से किडनैप किया गया है। सच्चाई शायद इन परछाइयों में कहीं गुम हो गई है। तो हमने क्या देखा? यही कि ये एक ऐसा संघर्ष है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, एक ऐसा युद्ध जो बस लगातार अपना रूप बदलता जा रहा है।
तो बात यह है कि पारंपरिक युद्ध का जमाना अब शायद खत्म हो गया है। अब ये खतरनाक शतरंज का खेल बन गया है, जिसमें सीक्रेट ऑपरेशंस, प्रॉक्सी वॉर्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही असली हथियार हैं। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसे कोई देश कभी खुलकर मानेगा नहीं, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब दो परमाणु शक्तियां परछाइयों में लड़ रही हों, तो क्या होगा अगर किसी दिन ये परछाइयां अचानक गायब हो गईं? सोचिए, दो देश, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार, और इनके बीच दशकों से एक ऐसी जंग चल रही है जो दिखाई नहीं देती। आज हम इसी जंग की एक, कह सकते हैं, क्लासिफाइड फाइल खोलने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं है, ये रणनीति की है, और एक ऐसे पलटवार की है जिसने इस पूरे खेल के नियम ही बदल कर रख दिए। और इस फाइल का पहला पन्ना वो एक इतने सनसनीखेज दावे से शुरू होता है कि दिमाग घूम जाए। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। और ये दावा साफ साफ बताता है कि दांव पर क्या लगा है और ये लड़ाई कितनी कितनी खतरनाक हो चुकी है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो दोनों देशों के बीच की नाजुक सी शांति को कभी भी किसी भी पल राख कर सकती है। तो देखिए, अब जासूसी का मतलब वो नहीं रहा कि कोई कोट और हैट पहनकर छिपता फिरे। नहीं, हम एक बिल्कुल नए दौर में हैं। एक ऐसा दौर जहां सैटेलाइट्स आसमान से सब कुछ देख रहे हैं, ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर रहे हैं, और हैकर्स हजारों मील दूर बैठकर किसी भी देश की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। खेल पूरी तरह बदल चुका है। तो सवाल ये है कि इस जंग ने ये नया आक्रामक मोड़ लिया कैसे? देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस नए शैडो वॉर की कहानी एक ऐसी सुबह से शुरू होती है जो खून से सनी थी। एक ऐसी सुबह जिसने भारत की रणनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जानते हैं उस बदलाव का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं था। नहीं, ये एक ऐलान था, एक स्टेटमेंट। जो सोर्स मटेरियल हमें बताता है उसके मुताबिक ये वो मोड़ था जिसने सिर्फ एक ऑपरेशन के नहीं बल्कि पूरे इलाके के पावर बैलेंस के नियमों को ही बदल डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सैन्य जवाब क्यों? तो इसकी वजह थी पहलगांव में हुई बर्बरता। देखिए, ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था। यहाँ पर हमलावरों ने ठंडे दिमाग से जानबूझकर निहत्थे लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया और फिर एक एक कर उन्हें मार डाला। ये एक सोची समझी, दिल दहला देने वाली क्रूरता थी, एक ऐसी लकीर थी जिसे पार कर दिया गया था। देखिए, इस तरह के हमले कभी अचानक नहीं होते हैं। इनके पीछे एक लंबी कहानी होती है, और ये कहानी है दशकों पुरानी दुश्मनी की, जो लड़ी जा रही हैं दो बहुत ही शक्तिशाली और माहिर खुफिया एजेंसियों के बीच। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, भारत की रॉ और पाकिस्तान की ISI। एक तरफ है भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और अपने बेहद साहसी विदेशी ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में होती है। ये दोनों एक ऐसी शतरंज की बिसात पर खेल रहे हैं जहां हर एक चाल जानलेवा हो सकती है। और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। आपको पता है, रॉ का जन्म ही 1965 की जंग में हुई एक नाकामी के बाद हुआ था। फिर 71 में इसने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन 77 में कुछ राजनीतिक बदलावों ने इसे कमजोर कर दिया। पर फिर 80 के दशक में इसने एक जबरदस्त वापसी की। तो ये कहानी है उठने की, गिरने की और फिर से और भी ताकतवर होकर उठ खड़े होने की। पर इस बड़ी बड़ी शतरंज की चालों में एक बात हम भूल जाते हैं, वो ये कि जो मोहरे इस खेल में पिटते हैं वो असल में जीते जागते इंसान होते हैं। ये लड़ाई सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत है जो अक्सर आम लोगों को चुकानी पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे चर्चित उदाहरण है कुलभूषण जाधव का मामला। सोचिए, जब किसी एक इंसान पर जासूसी का आरोप लगता है ना, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वो दो देशों के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और तब ये लड़ाई जंग के मैदान से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच जाती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने क्या कहा? भारत ने दलील दी कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के नियमों को तोड़ा है। और हुआ क्या? कोर्ट ने भारत की बात मानी और फांसी पर रोक लगा दी। मतलब ये कि जंग के मैदान से दूर डिप्लोमेसी के मैदान पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दुख की बात यह है कि हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। सरबजीत सिंह का मामला हमें उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि जो लोग जमीन पर पकड़े जाते हैं
उनके लिए ये अक्सर जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और यही जासूसी की दुनिया का सबसे काला, सबसे स्याह सच है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में, उस एक सिद्धांत पर जिसने इस पूरे खेल की दिशा ही मोड़ दी। ये एक बिल्कुल नई सोच है, एक नया नियम, नाम है सिंदूर सिद्धांत। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस पूरी सोच को समझा देती है। मतलब एकदम साफ था, अब हम बैठकर हमले का इंतजार नहीं करेंगे और फिर जवाब देंगे, नहीं, अब खतरे को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। पूरी सोच ही बदल दी गई थी, इंतजार करने की नहीं बल्कि पहला वार करने की। और इस नई सोच का प्रैक्टिकल डेमो देखना है, सिर्फ 25 मिनट। आप सोचिए, रात के घुप अंधेरे में सिर्फ 25 मिनट के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 9 अलग अलग ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये स्पीड, ये प्रिसिजन और ये हिम्मत, इस ऑपरेशन ने वाकई सबको चौंका कर रख दिया था। और जाहिर है इसके लिए अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइलें, मतलब दुश्मन के घर में घुस के मारने के लिए, हैमर बॉम्ब, मजबूत से मजबूत बंकरों को तोड़ने के लिए, और तो और कामिकाज़े ड्रोन्स जो अपने टारगेट को खुद ढूंढते हैं और उसी से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। तो समझिए, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये इस नई आक्रामक सोच के औजार थे। लेकिन एक बात समझनी होगी, आज के जमाने में लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। जी नहीं, एक और जंग है जो लड़ी जाती है लोगों के दिमाग में। ये जंग है सूचना की, नैरेटिव की, परसेप्शन की। ये एक ऐसा अदृश्य मैदान जंग है जिसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। अब सवाल है कि ये होता कैसे है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप दिल से मानते हैं कि कोई एक क्रिकेट टीम हमेशा चीटिंग करती है, तो अब मैदान पर उसकी हर अपील आपको बेईमानी ही लगेगी, चाहे वो 100% सही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वही देख रहा है और मान रहा है जो वो पहले से मानना चाहता है। और ये चार्ट इसी दिमागी जंग के नतीजे को दिखाता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि रॉ उनके देश की अंदरूनी समस्याओं में शामिल है। इससे पता चलता है कि ये सूचना का युद्ध, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितना ज्यादा असरदार हो सकता है। तो घूम फिरकर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब लड़ाई परछाइयों में हो, जब नियम रोज बदल रहे हों और जब हथियार पहले से कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा खतरनाक हों, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि लकीर कहाँ खींची जाए। असली सवाल तो ये है कि क्या अब कोई लकीर बची भी है।